student, this is DP Thaplyal. Welcome to Economics with DP Thaplyal. आज हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट सेकेंड मनी एंड बैंकिंग। ये यूनिट बोर्ड एग्जाम सीबीएसई के हिसाब से 6 मार्क्स की यूनिट है। इसमें जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग होती है 1 मार्क्स के लिए होती है, 3 मार्क्स के लिए होती है, 4 मार्क्स के लिए होती है और 6 मार्क्स के लिए होती है। तो किसी भी फॉर्मेशन में इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 1 मार्क्स का 2 और 4 मार्क्स का 1 एंड 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और 6 मार्क्स का 1 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये पूरी यूनिट जो है वो मनी एंड बैंकिंग के नाम से है और इस यूनिट का जो चैप्टर है, सेकेंड यूनिट का जो चैप्टर है पहला, उसका जो नाम है वो है मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। इस चैप्टर को समझने से पहले थोड़ा सा कुछ बातें ध्यान में रखनी है। हमारे पास जो मनी का चैप्टर है उसमें केवल 2 ही चीजें हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएंगी। एनसीईआरटी ने मनी पर पूरा कंटेंट दे रखा है, जो हेल्प बुक होती है, जो रिफ्रेशर वगैरह होता है, वो भी इसमें कंटेंट बहुत ज्यादा देते हैं। बट सीबीएसई बोर्ड का जो कैरिकुलम है, सिलेबस जो है, उसके हिसाब से हमारे पास इस चैप्टर में हमने केवल 2 चीजें पढ़नी है, मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। उसके अलावा और कुछ भी चीजें इस चैप्टर में हम लोगों के पास एग्जामिन नहीं होगी। बहुत बड़ा चैप्टर है बट बहुत छोटी सी चीजों में ही इसे समेटा गया है। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान में रखना है कि फॉर नॉलेज आप कुछ भी कितना भी पढ़ लें, बट फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन केवल हमने इसमें मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी ही पढ़ना है, उसके अलावा और कुछ इसमें नहीं पढ़ा जाएगा। पहली बात। दूसरी चीज इसमें ये ध्यान में रखना है कि हम मनी का जो डिटेल है, ब्रीफ हिस्ट्री है, वो एज ए इकोनॉमिक्स स्टूडेंट हम उसे समझ सकते हैं और जानना चाहिए। बट एग्जाम के पर्पज के ही उससे मैंने ये वीडियो आपके सामने रखी है। मैं इसमें जितना बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में जो कैरिकुलम 2020-21 का है उसमें जितना दे रखा है मैं उसी के हिसाब से इस वीडियो को तैयार किया हूँ। चलिए सबसे पहले आते हैं मनी की डेफिनेशन। मनी एंड इट्स मीनिंग, एनीथिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी। मनी वो चीज है, एंड मनी अथॉरिटी के द्वारा इशू की जाती है, बट जो अथॉरिटी उसे इशू करती है वो जो पब्लिक होती है, जो कंट्री के सिटीजन होते हैं, वो उसे एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करते हैं। तो मनी वो है जिसे सभी लोग कंपलसरी है, ये सभी लोग जो कि सिटीजन होते हैं कंट्री के, वो एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में इसे स्वीकार करते हैं, लेन देन का माध्यम। मनी वो है जो एक्सचेंज करती है, कमोडिटी, प्राइस एंड कमोडिटी, इन चीजों में जो वो किया जाता है। मनी को हम समझ सकते हैं कि जैसे हमें कोई कमोडिटी खरीदनी है, उसके लिए हम पे करेंगे रुपी, तो हो गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज कि रुपी पे करके हमने उसे कमोडिटी गुड्स खरीद ली है, या और करेंसी में भी, और कंट्री के करेंसी में भी। ब्रीफ में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि इनिशियली जब तक कि हमारे पास ऐसी वर्ल्ड में ऐसी करेंसी का मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूटिलाइज नहीं होने लगा था, यूज नहीं होने लगा था, उससे पहले डिफरेंट टाइप के लोग सिस्टम को फॉलो करते थे और उनमें जो सबसे बड़ा सिस्टम था वो बार्टर सिस्टम था। सीसी इकोनॉमी बोलते थे हम बिफोर इंट्रोड्यूसिंग मनी। जब तक मनी इंट्रोड्यूस नहीं हुई उससे पहले सीसीई, कमोडिटी टू कमोडिटी, सीसी इकोनॉमी।
कमोडिटी टू कमोडिटी, एक सामान के बदले में दूसरा सामान एक्सचेंज करना, गुड टू गुड, कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज करना, उसकी बहुत सारी डिफिकल्टीज थी, डबल कोइंसिडेंस की प्रॉब्लम थी, कई चीजों को आप वैल्यू करना बड़ा आसान नहीं होता था, उसमें स्टोर करना आसान नहीं होता था, वैल्यू किसी कमोडिटी की वैल्यू को वैल्यूएबल करना, उसकी वैल्यू को वैल्यूएशन करना, मेजर करना, ये आसान नहीं था। फ्यूचर में पेमेंट करेंगे वो आसान नहीं था। जिस चीज को कोई एक चाहता है कि उसे एक्सचेंज करे और जो चीज उसे चाहिए है ऐसा डबल कोइंसिडेंस मिल जाए, ये भी बड़ा कठिन था। तो जो सीसी इकोनॉमी थी, जो बार्टर सिस्टम था, कमोडिटी टू कमोडिटी जो इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, वो उसमें एक्सचेंज सिस्टम नहीं था, इसलिए वो डिफिकल्ट थी पूरी दुनिया में। लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा, दुनिया आगे बढ़ी और मनी को एज ए एक्सचेंज के रूप में लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया और आज हम उस दौर में पहुंच गए हैं कि जहां पर करेंसी के रूप में पूरे वर्ल्ड में मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में करेंसी को ही एक्सेप्ट किया जाता है। ये ब्रीफ में था, बट हमारे पास जो सिलेबस में है वो डेफिनेशन है, एनीथिंग विच इज commonly accepted as a medium of exchange is called money. It is usable undertaking transaction, that is a receipt and payment. कोई भी receipt and payment जो होते हैं वो medium of exchange के रूप में किया जाता है। For example, a rupee in Indian is money as it is a commonly accepted medium of exchange. तो उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में। ए डॉलर इन यूएसए इज मनी एज इट इज ए कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज दियर। यूएसए में जो डॉलर है एज इट इज, जैसे इंडिया में हम रुपी को कॉमनली एक्सेप्ट कर रहे हैं, वैसे ही यूएस में कॉमनली एक्सेप्ट किया जाएगा मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में डॉलर को। तो ये हमारा एक्सचेंज सिस्टम जो मनी सिस्टम है, ये शॉर्ट में आपको मैंने डिस्कस कर लिया है। एज पर सिलेबस ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ, डिटेल में इस पर पढ़ाने का एज पर बोर्ड एग्जाम जरूरत नहीं है। अब सेकंड जो इसमें आता है सप्लाई ऑफ मनी में, मनी की कभी कभी डेफिनेशन पूछ जाती है और सप्लाई ऑफ मनी 1 मार्क्स और मैक्सिमम 3 मार्क्स 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन इससे नहीं बन सकता। अगर कभी भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन फ्रेम होगा तो वो बैंकिंग से होगा या एक पार्ट मनी का हो जाएगा, एक पार्ट बैंकिंग का हो जाएगा। दो चीजें पूछ करके 6 मार्क्स में पार्ट वाइज कर सकता है, बट ये अपने में इंडिविजुअली 6 मार्क्स का क्वेश्चन मनी प्रॉपर चैप्टर से लगभग संभव नहीं है, क्योंकि कम कंटेंट का ही ये है। तो बैंकिंग उसके साथ जुड़ेगी या बैंक से ही 6 मार्क्स का पूछा जाएगा अगर कभी 6 का बनता है। लेकिन अगर 3 का बनता है तो 3 का मनी सप्लाई में पूछा जाता है। कई बार पीछे भी पूछा गया है। 1 मार्क्स में मनी सप्लाई की डेफिनेशन पूछी गई है, सप्लाई ऑफ मनी 1 मार्क्स में कई साल पूछी गई है और कई बार इसके कंपोनेंट पूछे गए हैं 3 मार्क्स के लिए। तो 1 मार्क्स में 3 मार्क्स में सप्लाई ऑफ मनी को बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। क्या होती है सप्लाई ऑफ मनी? मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी, टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी एट द गिवन पॉइंट ऑफ द टाइम। यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज है सप्लाई ऑफ मनी में, वो है पॉइंट ऑफ द टाइम। पॉइंट ऑफ द टाइम, ये पीरियड ऑफ द टाइम नहीं है, पॉइंट ऑफ द टाइम। तो मनी सप्लाई वो चीज होती है, वो स्टॉक होता है जो जनता के पास अपने पास होता है। मनी जो सर्कुलेशन में होती है, इट मीन्स जो पब्लिक के पास जो करेंसी है उस स्टॉक को, करेंसी के उस स्टॉक को जो पब्लिक के पास सर्कुलेशन के लिए अवेलेबल है, उसी को एक पॉइंट ऑफ द टाइम पर हम मेजर करते हैं, वही क्या कहलाती है?
सप्लाई ऑफ मनी। तो डेफिनेशन आप लोगों को याद करनी है, क्योंकि 1 मार्क्स में कई बार डेफिनेशन पूछी गई है। फिर से एक बार, मनी सप्लाई रेफर टू द टोटल क्वांटिटी और स्टॉक। ठीक है, ये टोटल स्टॉक हो या क्वांटिटी, हम कुछ भी कह सकते हैं, जो मनी सर्कुलेशन में एट द पॉइंट ऑफ टाइम, बस इतना ही इसमें है। इसका जो मेजरमेंट है, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, इसमें हमारे पास इंडिया में जो सिस्टम यूज किया जाता है, जो अल्टरनेटिव सिस्टम यूज किए जाते हैं, हमारे पास 4 चीजों को इंडिया में मनी सप्लाई के रूप में मेजर किया जाता है, काउंट किया जाता है। उसमें M1 है, M2 है, M3 है एंड M4 है। तो ये अल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई है। तो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई में 4 मेजर्स होते हैं, M1, M2, M3 एंड M4। लेकिन हमारे पास मनी सप्लाई का जो एक ही इनमें से, इन 4 मेजर जो करने के अल्टरनेटिव मेजर्स जो हैं, इन 4 मेजर्स में से केवल एक ही मेजर्स को हम बोर्ड एग्जाम के हिसाब से पढ़ते हैं, और वो है M1। तो हमारे पास सिलेबस में केवल M1 ही रखा गया है। M2, M3 एंड M4 हमारे पास बोर्ड एग्जाम में एज पर CBSE एग्जामिन नहीं होना है। तो हम सीधे सीधे M1 पर ही डिस्कस करते हैं कि M1 क्या होता है। कंपोनेंट, अकॉर्डिंग टू M1 मेजरमेंट मनी सप्लाई इंक्लूड द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। इसके जो M1 के जो कंपोनेंट हैं वो होता है M1 इक्वल्स टू C प्लस DD प्लस OD। ये है M1 के कंपोनेंट, C प्लस DD प्लस OD इक्वल्स टू M1। और M2, M3 हमने M2, M3 एंड M4 हमारे पास एग्जामिन नहीं होने हैं। तो सबसे पहले M1, व्हाट इज M1? M1 इज C प्लस DD प्लस OD। अब C क्या होता है? C स्टैंड फॉर, इट इज रेफर्स टू करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। जो करेंसी जनता के पास है, किस रूप में? नोट्स के रूप में। पेपर नोट जो है हमारे पास, कॉइन्स जो हैं, वो C है। C फॉर करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, इट इंक्लूड कॉइन्स एज वेल एज पेपर नोट्स। तो C में कॉइन्स एंड पेपर नोट जो जनता के पास हैं उसे रखा गया। अब दूसरा है DD। DD फॉर डिमांड डिपॉजिट। DD स्टैंड फॉर डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद द कॉमर्शियल बैंक। जो कॉमर्शियल बैंक में पब्लिक ने डिमांड डिपॉजिट रखी है, जिसे कि विड्रॉल एनी टाइम, जिसे बैंक से, कॉमर्शियल बैंकों से जनता कभी भी विड्रॉल कर लेती है, वो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं। तो DD डिमांड डिपॉजिट्स हैं जो कि जनता के कॉमर्शियल बैंकों में है, और उसे कभी भी जनता एज ए परचेज करने के लिए या एज ए लिक्विड रूप में कभी भी विड्रॉ कर सकती है। और थर्ड होते हैं OD, अदर डिपॉजिट्स। OD स्टैंड फॉर अदर डिपॉजिट्स। क्या होते हैं अदर डिपॉजिट्स? डिमांड डिपॉजिट विद RBI ऑफ पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस लाइक नाबार्ड। जो डिमांड डिपॉजिट RBI के पास होती हैं, जो कि पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जैसे नाबार्ड है, नाबार्ड के पास होता है, या RBI फॉरेन सेंट्रल बैंक के रूप में अपने पास जो डिपॉजिट करती है, RBI का जो डिमांड डिपॉजिट होती हैं सेंट्रल बैंक, एंड डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF। तो अदर जो हमारे पास डिपॉजिट्स आते हैं उसमें RBI के वो डिपॉजिट्स आते हैं, RBI के वो इंस्टीट्यूट आते हैं, सॉरी डिपॉजिट नहीं, RBI के वो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स आते हैं जिनमें RBI पब्लिक के लिए डिपॉजिट्स करती है। फिर उसमें फॉरेन सेंट्रल बैंक
के डिपॉजिट्स आते हैं, जो कि आरबीआई से हम एक्सचेंज करते हैं फॉरेन करेंसी को, वो भी अदर डिपॉजिट्स में आते हैं। और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जैसे फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, इनमें जो मनी है, इनमें जो करेंसी है, वो करेंसी हमारी M1 है, M1 C प्लस DD प्लस OD। इस बेस पर इसके ये दो कंपोनेंट आते हैं। 2019 में सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, व्हाट इज मनी सप्लाई, एक्सप्लेन इट्स टू कंपोनेंट। तो मनी सप्लाई के टू कंपोनेंट्स पूछे हैं। अब उसने बड़े आसानी से क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि उसे ये पता है कि बच्चा केवल M1 ही पढ़ रहा है। ये उसने कहीं नहीं लिखा कि M1 के कंपोनेंट लिखिए। बोर्ड एग्जाम में उसने सीधे दिया कि मनी सप्लाई के कंपोनेंट दीजिए, और मनी सप्लाई के M2 के कंपोनेंट्स अलग हैं, M3 के कंपोनेंट्स अलग हैं, M4 के कंपोनेंट्स अलग हैं। बट हमारे पास क्योंकि सिलेबस में M1 है, तो उसने कहीं नहीं पूछा M1। उसने कहा सप्लाई ऑफ मनी की डेफिनेशन देनी है और उसके दो कंपोनेंट लिखने हैं। तो M1 के दो कंपोनेंट हुए C प्लस OD प्लस DD के भी हिसाब से हम उन्हें दो कंपोनेंट में कैटेगराइज करते हैं। C प्लस DD प्लस OD को दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी होती है, फर्स्ट जो कंपोनेंट होगा वो होगा करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। ये हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था मनी सप्लाई के, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। मनी सप्लाई ऑफ करेंसी क्या होती है? मनी सप्लाई ऑफ करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक आउटसाइड द बैंक। जो बैंक के अलावा पब्लिक के पास नोट, रुपी जिसे हम कहते हैं, पेपर नोट्स जो होते हैं, एंड कॉइन्स होते हैं, जो कि बैंक में ना होकर के पब्लिक के पास है, वो क्या हो जाती? करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। करेंसी नोट्स आर इश्यूड बाय आरबीआई एंड कॉइन आर इश्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कभी कभी 1 मार्क्स में फिल इन द ब्लैंक्स या इस टाइप के क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं, राइट रॉन्ग, तो उनमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो करेंसी जो सर्कुलेट होती है, उसमें जो नोट्स होते हैं उनको इशू करने का जो अथॉरिटी होता है वो सेंट्रल बैंक होता है। भारत का सेंट्रल बैंक आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो नोट्स को जो इश्यू कर रहा है वो आरबीआई कर रहा है, एंड क्वाइंस को जो इशू करता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। तो भारत में क्वाइंस को इशू कौन कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो नोट है उनको इश्यू करने वाली जो एजेंसी है वो सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक, इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई है। तो ये इनको इश्यू करते हैं। 1 रुपी का जो नोट होता है उसे इंडिया गवर्नमेंट के सेक्रेटरी, सचिव, जो फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं, 1 रुपी के नोट को फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सर्कुलेट करता है। उसके अलावा 2 रुपी और मोर जितने के भी नोट हैं वो सारे के सारे आरबीआई इश्यू करते हैं। तो नोट 1 रुपी को छोड़ करके सारे के सारे नोट सेंट्रल बैंक इश्यू करता है और क्वाइंस गवर्नमेंट करती है। कभी कभी 1 मार्क्स के लिए इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। द करेंसी इश्यूड बाय द सेंट्रल बैंक आरबीआई, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स आर कॉल्ड लीगल टेंडर। लीगल टेंडर आपने देखा होगा, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो तब एक अनाउंसमेंट पीएम के द्वारा किया गया था। काम तो आरबीआई ने किया था, लेकिन आरबीआई ने जब इसे इम्प्लीमेंट कर लिया था तो तब नेशन के नाम जो मैसेज दिया था पीएम ने, लीगल टेंडर खत्म केवल आरबीआई ही कर सकता है, गवर्नमेंट नहीं कर सकती। बट जब आरबीआई ने लीगल टेंडर खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर लिया था तो उसका अनाउंस जो किया था वो पीएम ने किया था, और उसमें यही सेंटेंस यूज किया था, लीगल टेंडर। उस समय 500 के और 1000 के नोट का लीगल टेंडर कैंसिल कर लिया था, रुपये नहीं कैंसिल किए थे। रुपये तो लोगों के पास जो थे, जब उनका लीगल टेंडर खत्म हो गया तो वो अपने आप ही सर्कुलेशन से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि जो हम मनी के डेफिनेशन पढ़े थे, उन्होंने कहा था कि कॉमनली एक्सेप्ट,
कॉमनली एक्सेप्ट कर रहे हैं हम किसके बेस पर? अथॉरिटी के बेस पर। अथॉरिटी कौन है? सेंट्रल बैंक, जिसने कि करेंसी को सर्कुलेट किया है। तो अथॉरिटी के बेस पर हम एक लीगल टेंडर बनता है और उस लीगल टेंडर के बेस पर ही हम करेंसी को किसी भी कंट्री के हैं, चाहे इंडिया के हैं चाहे दूसरी कंट्री के लोग हैं, सभी कंट्रीज में लीगल टेंडर होता है उनकी करेंसी का। और वो लीगल टेंडर क्या होते हैं? कॉइन्स एंड रूपी जो होते हैं वो लीगल टेंडर होते हैं। जो नोट, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स आर कॉल्ड लीगल टेंडर। उनको हम लीगल टेंडर कह रहे हैं क्योंकि उन्हें लोगों ने कॉमनली एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्टेड करना है। सब लोगों को निश्चित रूप से उसे स्वीकार करना है, स्वीकार्य होता है, वो एक्सेप्ट करना होता है सबको, क्योंकि वो क्या रहता है? कंट्री का लीगल टेंडर रहता है। एज दे कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड बाय एनी सिटीजन ऑफ द कंट्री। नोट एंड क्वाइन को कंट्री का कोई भी सिटीजन क्या नहीं कर सकता है? ना नहीं बोल सकता है, सभी को एक्सेप्ट करना होता है। तो पहला जो कंपोनेंट था M1 का वो है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, और दूसरा जो कंपोनेंट है M1 का वो है नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय कॉमर्शियल बैंक। वो डिमांड डिपॉजिट जो कॉमर्शियल बैंक के पास रहती हैं। अब कौन से हैं? डिमांड डिपॉजिट्स आर द डिपॉजिट विच कैन बी withdrawn on demand by the depositors from bank. For example, current account and saving account. तो जो कॉमर्शियल बैंकों में सभी लोगों के दो टाइप के अकाउंट होते हैं, या तो करंट अकाउंट होता है या सेविंग अकाउंट होता है। हम यहाँ पर टाइम डिपॉजिट की बात नहीं कर रहे हैं। टाइम डिपॉजिट M2, M3, M4 से रिलेटेड है। यहाँ पर केवल उन डिपॉजिट्स की बात की जा रही है जो करंट अकाउंट में है या सेविंग अकाउंट में है, क्योंकि यही दो ऐसे अकाउंट हैं जिनमें से डिपॉजिटर जिस समय चाहे डिपॉजिटर अपनी डिमांड पर विड्रॉ कर सकता है। तो कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, 2018 में 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया था CBSE बोर्ड में, व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट? व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट? तो डिमांड डिपॉजिट क्या है? डिमांड डिपॉजिट्स आर द डिपॉजिट्स विच कैन बी विथड्रॉन ऑन डिमांड बाय द डिपॉजिटर्स फ्रॉम बैंक। जो कॉमर्शियल बैंक है उन पर ऑन डिमांड, जिनको किसी भी समय जब डिमांड होती है डिपॉजिटर की, जो जमा करता है, जमाकर्ता की जब डिमांड होती है वो उन्हें विड्रॉल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सेविंग अकाउंट्स की जो सेविंग होती हैं और जो करंट अकाउंट की जो सेविंग या करंट अकाउंट में जो डिपॉजिट किया जाता है और सेविंग अकाउंट में जो डिपॉजिट किया जाता है वो डिमांड डिपॉजिट कहलाता है। क्लियर? देन हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट आर क्रिएटेड बाय द कॉमर्शियल बैंक एंड आर कॉल्ड बैंक मनी। इसी को हम बैंक मनी भी कह सकते हैं। तो कभी कभी 1 मार्क्स में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज बैंक मनी, तो बैंक मनी की डेफिनेशन भी क्या हो जाएगी? डिमांड डिपॉजिट आर द डिपॉजिट्स विच कैन बी विथड्रॉन ऑन डिमांड बाय द डिपॉजिटर्स फ्रॉम बैंक। तो डिमांड डिपॉजिट भी हम उसी को कह रहे हैं, बैंक मनी भी उसी को कहा जा रहा है। तो इतना ही सिलेबस हमारे पास मनी वाले चैप्टर में है। बस दो ही चीजें हैं, एक डेफिनेशन है और एक सप्लाई ऑफ मनी है। और सप्लाई ऑफ मनी में भी केवल एक ही सप्लाई, M1 की सप्लाई ही हमने पढ़नी है। अब कुछ की टर्म है जिनको समझना मनी में जरूरी है, और कभी कभी ये दो चीजें पूछी भी जाती हैं। हाई पावर मनी भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और डिमांड डिपॉजिट भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो ये दोनों पहले ही आ गए हैं हमारे, वैसे हमारे पास जो कंपोनेंट पढ़े हैं हमने उनमें आ गया है। फिर भी एक बार और हम इन्हें समझ लेते हैं नाम से। अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है हाई पावर मनी क्या होती है? द करेंसी इश्यूड बाय द सेंट्रल बैंक RBI can be held by the public or by the
कॉमर्शियल बैंक। तो मनी सप्लाई M1 क्या है, हाई पावर मनी है। तो M1 को हम क्या कहते हैं, M1 का ही एक नाम है हाई पावर्ड मनी। 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, व्हाट इज या डिफाइंड डिस्कस हाई पावर मनी। तो ये मनी जो जनता के पास है, जो करेंसी इश्यूड बाय पब्लिक और बाय द कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक में जो करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट्स में जो डिपॉजिट्स हैं, और पब्लिक के पास जो पॉइंट ऑफ द टाइम पर जो करेंसी है, पॉइंट ऑफ द टाइम पर पब्लिक के पास जो करेंसी है, और जो कॉमर्शियल बैंक में करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स हैं, वो सारी की सारी मिलकर के क्या कहलाती हैं, हाई पावर मनी। एक की पॉइंट ये फिर से आया है, ये मैंने अभी आपसे डिस्कस कर लिया था प्रीवियस में भी, फिर से एक बार और कर रहा हूँ। डिमांड डिपॉजिट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, अभी मैंने आपको वैसे डिस्कस कर ही लिया था। ये डिमांड डिपॉजिट्स आर द डिपॉजिट्स विच कैन बी विथड्रॉन ऑन डिमांड बाय द डिपॉजिटर्स फ्रॉम बैंक, फॉर एग्जाम्पल करंट अकाउंट एंड सेविंग। अब टाइप्स ऑफ मनी है, ये समझ लेंगे हम थोड़ा सा। ये हमारे लिए वैसे भी जरूरी है, डेली लाइफ में हमें थोड़ा सा करेंसी का जो हल्का सा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और उसमें हमने एक टाइप करेंसी का एक टाइप ऑलरेडी पढ़ लिया है, फिएट मनी। हमने M1 का कंपोनेंट पढ़ा है फिएट मनी के रूप में। तो 4 टाइप की करेंसी होती है। करेंसी के जो टाइप्स हैं वो 4 टाइप्स हैं, फॉर्म्स ऑफ मनी 4 टाइप्स। फर्स्ट होता है फिएट मनी। इट इज मनी इश्यूड बाय ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट के ऑर्डर पर, जो अथॉरिटी के ऑर्डर पर जो करेंसी इश्यू होती है उसे हम फिएट मनी कहते हैं। उसमें नोट्स एंड कॉइन्स आते हैं, जो पेपर नोट्स होते हैं एंड कॉइन्स होती हैं जो सर्कुलेशन में होती हैं। जो नोट्स एंड कॉइन्स सर्कुलेशन में है और उसे अथॉरिटी के द्वारा, गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा उसे इशू किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड फिएट मनी। तो 1 मार्क्स में, क्योंकि ये M1 का ही कंपोनेंट है, तो 1 मार्क्स में फिएट मनी के रूप में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और कई बार तो ऐसा भी पूछ सकता है वो कि जो मनी सर्कुलेशन में होती है अथॉरिटी के ऑर्डर से, वो किस टाइप की मनी है। टाइप्स ऑफ मनी पूछ लेगा फिल इन द ब्लैंक्स में, तो हमें भरना पड़ेगा कि फिएट मनी होगा जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी से इशू हो रखा है, उस टाइप का नाम फिएट मनी है। दूसरी मनी होती है, दूसरा जो टाइप है, दूसरा जो फॉर्म्स है मनी का, वो है फिड्यूसरी मनी। फिड्यूसरी मनी जो चेक्स होते हैं, जो ड्राफ्ट होते हैं, वो एक्चुअली कैश के रूप में एक्सचेंज नहीं होता है। वो पेयर एंड पेई के बीच में एक म्यूचुअल ट्रस्ट होता है। मैंने चेक दे दिया, दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है, केवल एक ट्रस्ट के बेस पर एक्सेप्ट करता है वो, कि उसे ट्रस्ट है कि आप जो उसे थ्रू चेक पेमेंट कर रहे हैं वो सही होगा, तो आपकी ट्रस्ट पर उसे एक्सेप्ट करता है। तो फिएट मनी के बाद जो दूसरी मनी है वो फिड्यूसरी मनी है। इट इज द मनी बैक विद द म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द पेयर्स एंड पेई। जो लेने वाला है और जो देने वाला है, पेयर्स एंड पेई, देने वाला और लेने वाले के दोनों के बीच की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो करेंसी चलती है, जो टाइप्स ऑफ मनी चलती है, उसे हम फिड्यूसरी मनी कह रहे हैं। तो फिएट मनी वो मनी थी जो अथॉरिटी इशू कर रही थी, नोट एंड कॉइन। फिड्यूसरी मनी वो मनी है जो एक म्यूचुअल ट्रस्ट पर चल रही है पेयर्स एंड पेई के बीच में, और उसे हम चेक एंड ड्राफ्ट के नाम से जानते हैं। कभी कभी 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। फिर होती है फुल बॉडीज मनी। फुल बॉडीज मनी, इट इज रेफर्स टू मनी इन टर्म ऑफ कॉइन whose commodity value is equal to the money value as and when these are issued. फुल बॉडीड मनी, जितनी उसमें मेटल लगा है, कॉइन पर जितना मेटल लगा है, उस पर जो प्रिंट है,
उसकी और मेटल की प्राइस बराबर हो, जितने का मेटल होगा, मान लो कि 10 रुपए का मेटल यूज हुआ और उस पर 10 रुपए प्रिंट कर लिया, तो फुल बॉडीड मनी, फेस वैल्यू जो उसकी फेस वैल्यू है, जो उस पर लिखा हुआ है, और जो एक्चुअल वैल्यू है जिसमें दोनों बराबर होते हैं, एक्चुअल वैल्यू एंड फेस वैल्यू जिसमें बराबर होती है, उसे हम फुल बॉडीज मनी कहते हैं। जो पहले समय में गोल्ड सिल्वर के कॉइन चलते थे, वो लगभग वो लगभग फुल बॉडीड मनी के नाम से जाने जाते थे। वो फुल बॉडीड मनी के एग्जाम्पल है गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन। जितना ग्राम गोल्ड होता था, जितना ग्राम सिल्वर होता था, उसकी जो मार्केट वैल्यू होती थी, उतना ही उन कॉइन्स पर प्रिंट कर दिया जाता था। तो ऐसी करेंसी को हम फुल बॉडीड मनी कहते हैं। और लास्ट आता है इसमें क्रेडिट मनी। तो 4 टाइप की मनी होगी, फिएट मनी, फिड्यूसरी मनी, फुल बॉडीड मनी, और लास्ट आ जाती है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी जो होता है वो क्या होगा? इट इज द मनी ऑफ विच मनी वैल्यू इज मोर देन कॉमोडिटी वैल्यू। जैसे रुपी वगैरह ये सब जो है वो क्रेडिट मनी है। इनमें जो फेस वैल्यू होती है और जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। जो लिखा जाता है वो ज्यादा होता है और जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है वो कम होती है। तो जैसे मेटल की वैल्यू जो है वो कम है, कम मेटल लगाया गया और उस पर ज्यादा लिखा गया। मान लो कि 10 रुपए का मेटल लगा लिया और 100 रुपए का कॉइन इश्यू कर लिया, तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट मनी हो जाएगा। तो क्रेडिट मनी इट इज द मनी ऑफ विच मनी वैल्यू इज मोर देन कॉमोडिटी वैल्यू। तो हम ये भी कह सकते हैं इसमें कि इसकी फेस वैल्यू ग्रेटर होती है जो इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है। एक्चुअल वैल्यू ज्यादा होती है, एक्चुअल वैल्यू कम होती है और फेस वैल्यू ज्यादा होती है। तो फेस वैल्यू ग्रेटर देन एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू बहुत कम होती है और फेस वैल्यू ज्यादा हो जाती है। तो ये क्रेडिट मनी होती है। तो ये हमारा एक छोटा सा चैप्टर जो कि मनी एंड बैंकिंग का था, समाप्त होता है। थैंक यू।